हेलो दोस्तों। अगर आपको यूएस में वीएलएसआई करियर बनाना है तो आप यूएस से एमएस कर सकते हैं और वहाँ ही जॉब कर सकते हैं। बट सपोज़ अगर आपने इंडिया से बीटेक किया है और इंडिया से ही एमटेक किया है और इंडिया में आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे आप यूएस में यूएस जा सकते हैं, यूएस में वीएलएसआई जॉब कर सकते हैं, आज देखेंगे इस वीडियो में। और रीचा, सबसे पहले मुझे जानना था कि अगर कोई यूएस जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस के दिमाग में जो मोटिवेशन होता है वो पैसों का होता है। तो अगर हम इन जनरल देखा जाए तो इंडिया की सैलरी और वहां की सैलरी में कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है? इसके अलावा मैंने अपना मेट्रेस, बेड, सोफा सब शिप कराया है। तो दोस्तों, मेरे कितने सब्सक्राइबर ऐसा पूछ रहे थे कि यूएस में हम कैसे जा सकते हैं अगर हम इंडिया से एमटेक किए हैं, इंडिया से बीटेक किए हैं तो एमएस करके तो वहां पे जॉब लगी जाती है, बट अगर ऐसे जाना है तो कैसे जा सकते हैं। तो मेरे साथ आज रीचा है जो आईआईटी रुड़की से एमटेक किया है और उसके बाद संकल्प सेमीकंडक्टर में उन्होंने काम किया, फिर माइक्रोन में किया और अभी माइक्रोन के थ्रू ही यूएस गए हैं। तो वेलकम रीचा मेरे चैनल पे। और आज सारे सब्सक्राइबर को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हाय जितेन, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए कि मैं कैसे इंडिया से यूएस आई। मेरे लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैंने ये कोविड के टाइम पर काफी लोगों के एप्लीकेशन होल्ड पर थे, और कोविड खत्म होते ही मेरा भी एप्लीकेशन चला गया, तो बहुत सारे लोगों की लाइन थी वहां पर। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रगलिंग था, बट इसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो हाँ, शुरू करते हैं। तो रीचा, फिर किसी को अगर आना है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पर फर्स्ट जो अप्रोचिंग होना चाहिए, कैसे अप्रोच करें हम इस चीज को? एक्चुअली एक तो आप जहाँ जिस कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जिस प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हो, अगर उस तरह की ओपनिंग यूएस में है तो मे बी आप अपने इंटरनली मैनेजर से बात कर सकते हो कि मैं इस वाली ओपनिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। अगर ये अवेलेबल है तो अपने स्किल सेट को देखते हुए ओपनिंग्स हम इंटरनली वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ओपनिंग्स हैं। तो जो भी एनकाउंटर करेगा उस पे जाके उसके एचआर से या मैनेजर से बात कर सकते हैं। तो मैंने यही फॉलो किया था। मैं अपने एचआर से और मैनेजर से बात कर रही थी और मैंने पूछा कि ये ओपनिंग अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, तो वो बता देते हैं मैनेजर से कनेक्ट करके कि अवेलेबल है या नहीं। फिर जब उन्होंने मुझे बताया, फिर मेरे को मैनेजर ने कांटेक्ट किया, फिर मैनेजर ने इंटरव्यू स्केड्यूल किया। और मैनेजर में जितनी भी टीम्स थी, सबके टीम मेंबर्स थे, सबके साथ एक एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। उसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने मुझे अनाउंस कर दिया कि तुम आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो यहाँ तो पे। जैसे उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद फिर क्या करना होता है कि वो ही वीजा आपको करके देते हैं या आपको खुद से अप्लाई करना होता है? एक्चुअली ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जॉब से भी पहले ये हमें देखना होता है, एक मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपने पिछले 3 साल में अगर 1 साल भी किसी भी फॉरेन कंट्री में काम किया है, जिसकी ब्रांच ऑलरेडी यूएस में है और किसी फॉरेन कंट्री में भी है, तो आप यूएस के L1 वीजा के लिए एलिजिबल हो। तो मैं वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी। फिर उसके बाद जॉब होल्ड करनी है हमें कि यूएस का कोई जॉब ऑफर होना चाहिए जिसमें हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉम्पनसेशन लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना हमें वो पे करने वाले हैं। और जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बेसिकली हम ये एक स्पेशलाइज्ड वीजा होता है जो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनके लिए होता है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एल्बम में। दूसरा एक तरीका है कि आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, बट उसके लिए H1B वीजा अप्लाई करना होता है, और वो लॉटरी सिस्टम होता है। अगर पिक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से अगले साल वेट करो। तो ये टोटल 85,000 लोगों का होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 85,000 लोग ही पिक होते हैं, जिसमें 20,000 ऑलरेडी रिजर्व होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स यूएस से किया है। अब बचा हुआ 65,000, वो बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो ये तो दोनों ही वर्क वीजा है। ओके, तो हाँ। एक्चुअली में ये दोनों वीजा में तो बहुत अच्छे से डिफरेंस आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा क्या डिफरेंट रहता है? तो एक्चुअली H1B वीजा क्या है कि आपको यूएस में आकर काम करने की परमिशन मिल चुकी है, मतलब आप किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हो। बट L1 वीजा में क्या है कि आप यूएस में आए हो,
बट उन्होंने ये देखा है कि आपने इस कंपनी में ऑलरेडी पिछले 3 साल में 1 साल कंटिन्यूअसली काम किया है या नहीं, तो वो बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक वीजा हो जाता है, L1 वीजा। तो आपको उसी कंपनी के लिए ही काम करना पड़ता है, आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते। और सिंस ये स्पेशलाइज्ड वीजा है, मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, तो आप उसी पर्टिकुलर ये स्किल सेट में ही काम कर सकते हो, आप स्विच नहीं कर सकते। ओके। मतलब आपको कोई कंपनी ही नहीं लेगी। मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लिंक्डइन पर मेरे को कोई अचानक से मैसेज आ जाता है कि आई कम अक्रॉस योर प्रोफाइल, आप प्रोडक्ट इंजीनियर हो, हमारे पास प्रोडक्ट इंजीनियर की ओपनिंग है। तो मैं उनको अगला मैसेज कर देती हूँ कि मेरे पास, मैं L1 वीजा पर हूँ। तो आगे मैसेज ही नहीं करते हैं फिर वो। तो एक्चुअली कोई दूसरा कंसिडर भी नहीं करेगा आपको। तो वो अगर उनको कंसिडर करना होगा तो क्या आपको फिर से वीजा इशू करवाना पपड़ेगा? वो कैसे कर सकते हैं? मान लो कि अभी हाँ 5 साल आप हो इस कंपनी में और चेंज करना ही है आपको, तो हाँ, क्या ये अप्रोच बहुत रहेगा? ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि L1 वीजा पर आप कहीं नहीं जा सकते हो, और L1 वीजा के लिए आप इनिशियली 2 साल के लिए बुक हो चुके हो इसी कंपनी में, इसी स्किल सेट में काम करने के लिए, बिकॉज L1 वीजा बहुत एक्सपेंसिव वीजा होता है। कंपनी ने जब आपके लिए इतना इन्वेस्ट किया है, तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनको थोड़ा आउटपुट दो थोड़े टाइम तक। तो इसके लिए हमें ये है कि आप 2 साल तक वहाँ काम करो। अदरवाइज आप H1B के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक्चुअली वर्क वीजा ही है, तो कंपनी ही अप्लाई करती है H1B भी। तो H1B के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो H1B, एक बार जब H1B का स्टेटस मिल जाता है, तो फिर उसके बाद आप कभी भी कोई भी कंपनी में जा सकते हो चेंज, ओके। लेकिन जब तो तक L1 पर है तब तक नहीं कर सकते। तो वहां रह के हमें हर एक साल अप्लाई करते रहना चाहिए, क्या पता कब लॉटरी लग जाए? हाँ, ये मतलब अप्लाई करते रहना पड़ेगा साथ में। ओके। तो ये इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो क्योंकि L1 वीजा जो है जिस पर मैं हूँ, L1B वीजा है, बिकॉज ये L1B दो वीजा होते हैं, L1A, L1B। ए होता है मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जो जिनके बहुत सारे रिपोर्टिंग्स वगैरह होते हैं। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाला। और तो मैं स्पेशलाइज्ड स्किल्स में आती हूँ, मेरा L1B वीजा है। तो मुझे मैक्सिमम 5 इयर्स रुकने का यहाँ परमिशन है। अगर मेरा H1B हो जाता है, तो मैं यहाँ थोड़े टाइम और काम कर सकती हूँ। मतलब ओके। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी में, इस टीम में, या इसी टाइप का काम दूसरी कंपनी में करना चाहूँ, तो मैं यहाँ रुक के कर सकती हूँ। इसीलिए H1B अप्लाई करते रहना चाहिए साथ में भी, अगर कंपनी नहीं भी स्विच करनी है। ओके। और हम्म। रीचा, सबसे पहले मुझे जानना था कि अगर कोई यूएस जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस के दिमाग में जो मोटिवेशन होता है वो पैसों का होता है। तो अगर हम इन जनरल देखा जाए तो इंडिया की सैलरी और वहाँ की सैलरी में कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है? और ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि सिटी पे भी डिपेंड करता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। इंडिया से लोग यूएस सैलरी के लिए आते हैं, एक्सपेंसेस भी यहाँ वैसे ही है। हाँ, और सकते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डिपेंड करता है, मतलब करेक्ट, ऑन जैसा एवरेज कि आप बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटीज में आए हो। कि सपोज आप किसी सैन फ्रांसिस्को में चले जाओ या कैलिफोर्निया में चले जाओ, तो वो बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, उसकी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप किसी जैसे मैं हूँ, मैं बॉयजी में हूँ, तो बॉयजी कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है। इनफेक्ट ओके। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो पहले हम लोग शिकागो आए थे, फिर वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट लेके यहाँ आए थे, तो मुझे तब पता चला कि ये इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम है ओके। कैलिफोर्निया से, अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, मैं यहाँ आई हूँ, तो मेरी सैलरी में एक्चुअली जो इंक्रीमेंट हुआ है वो X5 का हुआ है। ओके। तो हाँ, मतलब जो इंडिया में अगर मुझे 100 अमाउंट मिल रहा था, तो मुझे यहाँ 500 मिलता है। ओके। तो ये है। बट अगर आप कैलिफोर्निया जाते हो, तो मे बी ये सैलरी आपके लिए कम होगी। बट एक चीज यहाँ बहुत अच्छी है जो मैंने नोटिस किया है, कि जब कोई भी जॉब वगैरह, जॉब एप्लीकेशन होती है यहाँ पे, आप लिंक्डइन पर पोस्ट करेंगे वो, या किसी भी पेज पर वो पोस्ट करते हैं, तो वो एक सैलरी रेंज लिख देते हैं पहले से ही। ओके। यहाँ बहुत ओपन है ये चीज, आई गेस। तो सैलरी रेंज लिख देते हैं कि ये एक सैलरी रेंज है जो इस वाले पोजीशन के लिए मिलेगी। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप आओ, अप्लाई करो, नहीं लग रहा है तो फिर मे बी जो आपको ठीक लग रहा है उसमें चले जाओ। तो बट हाँ, इंडिया ये में तो बड़ा ऐसा ओपन। है ना कि नहीं लिखते कुछ भी, केवल इतने एक्सपीरियंस चाहिए, सैलरी रेंज क्या है कुछ नहीं बताएंगे। इंडिया में नहीं बताते हैं। इंडिया में नहीं बताते हैं। हाँ। इंडिया में आपको नहीं पता कि आपका कुलीग सेम एक्सपीरियंस वाला बंदा
25 लाख उठा रहा है और आप यहाँ हो सकता है कि 15 लाख में ही काम कर रहे हो। हाँ। तो ये चीज है। और रीचे जैसा आप बोल रहे थे कि वहां भी कॉस्टली है, दाल भी आपको कॉस्टली पड़ रहा है, बट एक्चुअली हम देखे जाएं कि अगर हम 2 साल रुक जाएं यूएस, तो हो सकता है कि हम जो इंडिया में सेव करते 2 साल रह के, वो यूएस से हम ज्यादा सेव कर पाए। ये आपको लगता है ऐसा एडवांटेज है? अगर आप यूएस में रह रहे हो तो हाँ आप सेव करोगे, बट अगर आप वापस इंडिया जाओगे उस मनी को लेकर, तो वो आपके लिए काफी बल्क अमाउंट होगा कि हाँ ठीक है, ये ज्यादा है। तो अगर तो बेसिकली हाँ, कोई अगर केवल पैसों के बारे में सोच रहा है, तो उसको यूएस कुछ साल रह के फिर इंडिया आ जाना चाहिए, ताकि वो पैसा उसको ज्यादा लगेगा। हाँ अगर अगर किसी को ऐसा नहीं है कि मुझे यूएस की लाइफस्टाइल की आदत हो गई है, मुझे इसी में रहना है, या क्योंकि यहाँ पैसों के अलावा और भी चीजें होती हैं, एजुकेशन सिस्टम है यहाँ जो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ ना ऐसे बहुत नेगेटिविटी नहीं है। अरे ये काम कर रहे हो, ये तो कितना छोटा काम है, तुमने जब बीटेक की है तो ये काम करो, ये काम करना था तो बीटेक क्यों की, इस टाइप की कोई मेंटेलिटी नहीं है। ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज है इधर। तो अगर इन सारी चीजों में हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते तो रीचा क्या होता है, जनरली हम बैंगलोर में भी ना एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, भाई सामान कैसे लेके जाऊं। मतलब हैं। फ्रीज है, कूलर है, सब बहुत सारी चीजें होती है। और तो आपने क्या किया था इसके लिए? क्या कंपनी कुछ देती है आपको, एक्स्ट्रा पैसे देती है? कैसे मूव किया आपने, और क्या क्या मूव किया, ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इंडिया से सारा सामान यहाँ लेकर आना चाहती हूँ यूएस, तो मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं लिए थे सिवाय मेरे लैपटॉप के। बिकॉज ओके। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है, इंडिया में अलग वोल्टेजेस है, यहाँ पे अलग वोल्टेजेस है। तो मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं लिए थे। दूसरा, मेरी कंपनी ने मुझे मूवर्स पैकर्स दिए हुए थे कि आप अपना सामान लेकर जा सकते हो सी से और एयर से। तो ओके। एयर से 700 kgs तक अलाउड था मुझे, सेवन और हंड्रेड सी के से जी कुछ ज्यादा अनलिमिटेड नहीं हो अलाउड था। गया? और हाँ सी बट से मेरा कितना? 700 kgs नहीं हो पाया था वो ओके। इसमें, एयर में। तो हाँ इन्होंने किया था ऐसा तो, कि आप 700 kgs एयर से लेके जा सकते हो और सी से अनलिमिटेड लेकर आ सकते ओके। तो आपने क्या क्या लाया फिर? इतना तो यार मैं अपने एक रूम से, अगर मैं अपने होम टाउन से बैंगलोर करूं, तो भी मैं लेके नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि इतनी रहती नहीं है सुविधा। आपको तो 7 kg प्लस अनलिमिटेड मिल गया। हो। हाँ तो एक तो मुझे बहुत जरूरी जो लगता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ स्पाइसेस कैसे मिलेंगे, तो मैं स्पाइसेस लेकर आई हूँ। और इसके अलावा मैं छोटे छोटे बर्तन अपने साथ में लेकर आई हूँ, बिकॉज यूएस में लैंड करते ही आप एकदम शॉपिंग करने तो नहीं चले जाओगे ना कि चलो मैं ये और भी वो ले भी आती हूँ। कॉस्टली। हाँ कॉस्टली, बट कुछ कुछ सामान ऐसा है कि सेम प्राइस पर ही मिलते हैं। मतलब ओके। मुझे लगता है क्रॉकरी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही मिलती है। ओके। बट हाँ, आप एकदम वहां नहीं चले जाओगे, तो मुझे लगता है वो सामान हमारे पास होना चाहिए। तो मैंने अपनी क्रॉकरी वहां से शिप करवाई थी। और कपड़े, ऑब्वियसली कपड़े शिप कर रहे थे। कपड़े यहाँ थोड़े महंगे होते हैं, कपड़े इंडिया से ही ले आओ तो अच्छा है अपना। और बाकी तो फिर यहाँ आके रहना ही है। लिक्विड आइटम कोई नहीं ला सकते थे क्योंकि एयर में अलाउड नहीं होता है। मुझे मिर्च का अचार बहुत पसंद है, तो मेरी बुआ जी ने रखा था, लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाई वो, क्योंकि वो भी अलाउड नहीं था। और इसके अलावा मैंने अपना मेट्रेस, बेड, सोफा सब शिप कराया है। तो शू रैक। मैट्रेसेस, बेड, सोफा, ये सब आपने उससे शिप से करवाया, राइट? हाँ मेट्रेस मैंने इससे करा लिया था, एयर से, बिकॉज फ्लाइट एयर से? वाला जो 30 डेज में आ जाता है, और शिप वाला तो मेरा अभी तक नहीं आया है ओके। तो हाँ अराउंड थ्री टू फोर मंथ्स मंथ्स हो लग गए, जाते राइट? हैं, 3-4 मंथ्स लग जाते हैं आने में। तो मेरा अभी तो स्टेटस ये है कि 7 मार्च को आ जाएगा, तो देखते हैं एक्चुअली कब तक आता है। हम्म। ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी दी कंपनी ने मूव करने का। और हाँ ऑब्वियसली जितना मैंने होम टाउन से नहीं मूव किया होगा, आपने उससे ज्यादा मूव किया है सारे सामान। मतलब हाँ, हमारे पास तो फ्लाइट का होता है, या रीलोकेशन दे देती है कंपनी, तो हम सारे चीज सामान ले आते हैं, बट अगर रीलोकेशन नहीं देती है, तो हम नहीं ला पाते हैं बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। तो एक चीज बहुत अच्छी जो मुझे माइक्रोन ने प्रोवाइड की थी, कि मैं जब यूएस आई थी, यहाँ पर लैंड हुई थी, तो इन्होंने मुझे रेंटल कार दे दी थी 1 महीने के लिए, कि आप तब तक थोड़ा एडजस्ट हो जाओ और 1 महीने में आप ये रेंटल कार रखो, इसको यूज करो। दूसरा, इन्होंने एक एकोमोडेशन दिया हुआ था
जो कि फुली फर्निश्ड था। ये जो अकोमोडेशन था ये कितने मंथ्स के लिए आपको मिला था? मुझे तो 1 मंथ के लिए मिला था, बिकॉज मैं वहाँ रेंट पे रह रही थी इंडिया में। बट जो लोग जिनका परमानेंट हाउस होता है उनको 2 मंथ्स के लिए मिलता है एकोमोडेशन। ये ओके। कंपनी के ऐसे फिक्स्ड नॉर्म्स हैं जो हर एक किसी के लिए है कि अगर दो बैंगलोर में, महीने ओके, बैंगलोर में किसी का अगर परमानेंट घर है तो उसको 2 महीने मिलेंगे यूएस जाने में, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो ओके। वो 2 महीने का स्टे देते हैं उसको। और इसके अलावा आप वहाँ आकर रह सकते हो। थोड़ी सी ग्रोसरी का सामान भी देते हैं इनिशियली, कि आप एक हफ्ते थोड़ा जेट लैग में हो कहीं जाओगे तो नहीं, तो हमें थोड़ा सा दाल चावल वगैरह रख देते हैं। तो वो सब वो देते हैं इनिशियली 1 हफ्ते के लिए। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटी मुझे लगी, कि जो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि बहुत जरूरी है। तो वहां पे अगर आपको इंडिया से यूएस जा रहे हो तो आप कितने मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है? लाइक जैसे हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और जॉब लगती है तो हम बैंगलोर आते हैं तो हमारे ज्वाइनिंग बोनस होता है ताकि आप बैंगलोर में सेटअप कर सको। तो इसी तरह के आपको फिर से ज्वाइनिंग बोनस मिला था वहां पे यूएस में जाने के टाइम पे? तो रिचा, जैसे क्या होता है ना कि इंडिया से यूएस जाते हैं तो वो जो टिकट का फेयर होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली कितना रेंज में आता है? आई थिंक 1 लाख प्लस हो जाता है, राइट? तो वो भी आपको पूरी फैमिली के साथ दिया जाता है कंपनी की तरफ से?